नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग में। मैं हूं आपके साथ मोनिका तिवारी मिश्रा। ये आप सभी जानते हैं कि अपने इस खास कार्यक्रम में हम हमेशा ही बुजुर्गों से बात करते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम कुछ अलग है, कुछ खास है। आज हम बुजुर्गों के पसंदीदा विषय पर बात करने वाले हैं, जो होता है अध्यात्म, योग, अपना ख्याल कैसे रख सकें। और इस विषय पर बात करने के लिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उदय शाह। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी। आप स्पिरिचुअल गुरु हैं और साथ ही साथ मेडिकल रिसर्चर भी हैं। तो शुरुआत करते हैं अध्यात्म से ही। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही लोग 55 के होने लगते हैं, उनके जहन में ये ख्याल आने लगता है कि अब हम बुजुर्गों की श्रेणी में आने लगे हैं, हम चीज़ें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन 55 में भी बचपन का दिल कैसे रखा जा सकता है? ये हमारी मान्यताएं ऐसी हो गई है कि भाई कुछ समय के बाद, कुछ उम्र के बाद हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहिए या नहीं हो सकती। तो ये नहीं का जो शब्द हमारे दिमाग में है, वो हमने काफ़ी रिसर्च किया। मैं पिछले 27 साल से मेडिकल एंड स्पिरिचुअली रिसर्च कर रहा हूँ योग साधना के ऊपर, और उसमें ये पता चला है कि शरीर मन का गुलाम है। मन में जो हम मान लेते हैं, ब्रेन में जो हम फीड करते हैं, आप देखोगे कि ब्रेन में जो एक्टिविटीज़ हैं, जो थॉट है, जो इमोशनल पैटर्न्स है, वही बॉडी में जाती है, शरीर में जाती है। और उस हिसाब से हमारे शरीर की एक्टिविटीज़, जो हमारी सिस्टम्स है, उस तरह से काम करती है। मान लो कि अगर आपने बोल दिया कि एंड ऑफ द लाइफ तक मैं फिट रहूँगा, मैं हेल्दी रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा, तो आप रह सकते हो, क्योंकि आपने माइंड को कमांड कर दिया है। आपके थॉट प्रोसेस जैसा रहेगा, आपकी शरीर की अवयव की, ऑर्गन्स की एक्टिविटी वैसी ही रहेगी। और उस तरह से आपके सारे केमिकल, रसायन, सिक्रीशंस, आपकी जो बायोलॉजी है, आपकी जो केमिस्ट्री है, उसी तरह से रहने वाली है। लेकिन क्या होता है, हमने बचपन में जब हम बहुत छोटे थे, हमने अपने दादा दादी, नाना नानी को देखा और हमने सोचा कि ये बीमार हैं तो शायद बड़ी उम्र में, और वो कहते भी है कि बेटा जब तू बड़ा होगा ना, तुझे पता चलेगा, तुझे भी ऐसी बीमारी होगी करके। तो हम ये सोच रहे थे, अच्छा तो बचपन में ये फीड किया गया है कि आफ्टर सर्टन एज ये बीमारियां होनी है करके। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने अपनी दादी को देखा कि 102 एज में वो चली गई, लेकिन फिट रही वो। मेरे नाना जी भी 90 की एज में गए, लेकिन एकदम फिट गए। तो मैंने ये बचपन से उनसे सीखा है कि फिटनेस इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी मैंने अपने डॉक्टर्स की कैटेगरी के लोगों को देखा कि वो खुद बीमार रहते हैं, डॉक्टर्स खुद रहते हैं, क्योंकि वो खुद फिट नहीं रहते। तो हम हमेशा सीनियर सिटीज़न को ये कहते हैं, बुजुर्गों को ये कहते हैं कि आहार, विहार, विचार, व्यवहार, इन 4 चीज़ों को हमेशा सकारात्मक रखिए, ताकि आपके शरीर में कोई विकार ही ना हो, कोई नकारात्मक चीज़ें ही ना हो करके। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम आयोजन किया है जिसे कहते हैं सीनियर सिटीज़न रीबर्थ करके। ये मैंने 15 साल पहले एक इस वर्कशॉप को डिज़ाइन किया, और मैं सारे जो भी सीनियर सिटीज़न ग्रुप होते हैं या वृद्धाश्रम होते हैं, वहाँ पे मैं ये कार्यक्रम करता हूँ। उसमें कुछ मैं ऐसे मेडिकल चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन, जिसको ये ES टेक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जो अमेरिका से बेस्ड है। तो इसमें ये समझ में आता है कि आप देख सकते हो कि ब्रेन की एक्टिविटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लाल आप देख रहे हो ब्रेन का ये पार्ट, मतलब ये डिप्रेशन वाला पार्ट है, ये फियर वाला है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जब हमें डर लगता है या डिप्रेशन होता है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट की वेसल्स या खून की जो नसें होती है, वो सिकुड़ जाती है, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो अर्थराइटिस होने के चांस है, ब्लड प्रेशर होने के चांस है, डायबिटीज़ होने के चांस है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांस है। तो इसका मतलब बीमारियां आती कहाँ से? कोई बाहर से तो नहीं आती है, हम ही अंदर उसको पैदा करते हैं करके। तो जैसे जैसे हम अपने माइंड की जो थॉट पैटर्न को चेंज करते हैं, तो हम अपने शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को चेंज करते हैं। इसको हम टाइटल देते हैं मेंटल योगा। मेंटल योगा का मतलब है कि माइंड से अगर आप फिट रहे तो शरीर से फिट रहे। बिल्कुल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं किसी बुजुर्ग को कहूँगा कि अभी आप पतंजलि का योगा कीजिए या आप हठ योगा कीजिए, तो वो कहेगा अरे अब ये शरीर कहाँ काम कर रहा है, मेरे तो वैसे भी हाथ पैर मुड़ नहीं रहे और आप बोलते हो आसन करो, तो डेफिनेटली वो नहीं कर पाएंगे।
तो हमने बहुत सारा मेडिकल रिसर्च किया है ऐसे सारे साधनों के ज़रिए, और हमने देखा है कि इंसान अगर अपनी कल्पना में भी योगा करता है, मानसिक तरीके से भी योगा करता है, तो धीरे धीरे उसके शरीर की एक्टिविटी चेंज होती है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल में चेंज आ जाता है, उसके ब्लड प्रेशर में चेंज आता है, उसका शुगर लेवल में चेंज आ जाता है, और उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होती है, लिक्विड होती है, जिसके वजह से मूवमेंट्स होते हैं, तो वो भी ज़्यादा स्मूथ होने लगते हैं। तो हमने करीबन 12,000 बुजुर्गों पे, सीनियर सिटीजन पे ये सब रिसर्च किया है पिछले 15 साल में, और हमने देखा है कि जब जब इंसान ये सोचता है कि बस मुझे फिट रहना है, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, और मुझे डेथ से भी डर नहीं है, मतलब 4Ds का मतलब फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर, फ्रीडम फ्रॉम ड्रग्स एंड फ्रीडम फ्रॉम डेथ। अगर 4 चीज़ों का डर बुजुर्गों से निकल जाए तो वो योग साधना के और मायने को समझ सकते हैं और उनकी फिटनेस हो सकती है। दूसरी बात क्या है कि एक उम्र के बाद ना लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं जी। मतलब हर चीज़ में डिपेंडेंट होते हैं, अरे ये लाके दो मुझे, यहाँ मुझे पहुँचा दो, यहाँ तक मेरे साथ आओ। तो जब हम किसी को एक्सटर्नली कहते हैं कि मेरे साथ आओ, तो हमारी योग साधना कम हो जाती है, हमारी बॉडी रेस्ट्रिक्ट करती है, डिपेंडेंट हो जाती है, हम एंकरिंग करते हैं कि वो काम तो किसी के साथ ही होगा, मेरे से नहीं होगा। तो पहली बात तो हर बुजुर्ग को ये समझना है कि अगर उसका दिल बच्चे जैसा है, अगर दिमाग उसका मैच्योर्ड है, यंग है, तो उसकी बॉडी भी यंग रह सकती है, जिसे मेडिकली मैं कहता हूँ एंटी एजिंग प्रोसेस। एंटी एजिंग का प्रोसेस का मतलब क्या है कि शरीर में जितने भी सेल्स हैं उसको अब समय समय पे खुद ही रीजनरेट कर सकते हो जी। मेडिकली पहले ये कहा गया था कि 45 की एज के बाद नया खून नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने खुद रिसर्च में देखा है कि 80-90 की एज में भी आप अपना नया खून बना सकते हो। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो जर्मनी के डॉक्टर थे, उन्होंने मेडिकल साइंस एलोपैथी के एमडी डॉक्टर थे, उन्होंने होम्योपैथी डॉक्टरी का एक रिसर्च किया और उन्होंने ये देखा कि इंसान अपनी मानसिक शक्तियों से, जिसे हम मेंटल योगा कहते हैं, उससे इंसान अपनी पूरी तासी बदल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं। इंसान अपना वेट को कम करना है, वेट को बढ़ाना है, उसको अगर कैल्शियम को बढ़ाना है, प्रोटीन को बढ़ाना है या कम करना है, थायराइड लेवल है, शुगर लेवल है, हर चीज़ वो कर सकता है। वो उन्होंने ऐसे प्रूव किया। फिर हमारे डॉक्टर दीपक चोपड़ा करके हैं, जो बहुत बड़े स्पिरिचुअल मेडिकल डॉक्टर भी है, स्पिरिचुअल गुरु भी है, जो पिछले 30 साल से अमेरिका में है। उनका भी यही कहना है कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक वो स्वस्थ रह सकता है, उसे कोई बीमारी होने के कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर मैं एक इंस्टीट्यूशन को फॉलो करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड गर्सन थेरेपी, जो अमेरिका की इंस्टीट्यूशन है, जो 3rd जनरेशन के डॉक्टर्स उसको चला रहे हैं। वो कहते हैं हर बुजुर्ग को नेचुरल रहना चाहिए, मतलब खाने में भी नेचुरल, सोचने में भी नेचुरल, उसकी लाइफ एक्टिविटी भी नेचुरल चाहिए, कुदरती चाहिए, तो उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी और बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, लोग धीरे धीरे उनके खाने पीने के कुछ रेस्ट्रिक्शंस तरीके रेस्ट्रिक्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो दवाइयाँ खाते हैं और दवाइयों की जो साइड इफ़ेक्ट होती है, केमिकल्स के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके वजह से और एक की दूसरी बीमारी होती है, दूसरी की तीसरी बीमारी होती है। जैसे काफ़ी लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं, ऐसे करते करते उनके लिवर ख़राब होते हैं। काफ़ी लोग डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाते हैं सालों सालों तक, तो उनके आँखों पे असर होता है, नेफ्रोपैथी होता है, रेटाइनोपैथी होता है, न्यूरोपैथी डायबिटीज़ में हो जाता है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये बीमारी की नहीं होते, सिर्फ वो दवाइयों की भी होती है साइड इफ़ेक्ट। बिल्कुल। तो अगर हम कुछ लेग्जेटिव खाना खाएं, बुजुर्ग, अगर लेग्जेटिव का मतलब पालक है, गोभी है, गाजर है, बीट है, ऐसे जो जिसमें रेशे होते हैं, जिसमें फाइबर होता है, ऐसे अगर डाइट करें तो उनकी योगासन भी बढ़ जाएगी, उनकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और उनके मूवमेंट्स भी बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जैसे बचपन में, मतलब एक बच्चा 2 साल से लेके 3-4 साल तक हम उसको खिचड़ी, लिक्विड फूड ज़्यादा देते हैं और उसको कच्ची चीज़ें ज़्यादा देते हैं, मसाले वगैरह कम देते हैं, वैसे मुझे लगता है 50 के बाद वापस हमारा वो चाइल्डिश डाइट चाहिए, हमारा खुराक भी नेचुरल चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ इच्छाएं
बुजुर्गों में ज़्यादा होती है, नहीं मुझे तो बहुत गुलाब जामुन खाने हैं, मुझे तो ये खाना है, उसके वजह से वो खुद ही अपनी बीमारियां शरीर में क्रिएट करते हैं। उसका गैस्ट्रिक जूस जो गॉल ब्लैडर में है वो सपोर्ट नहीं करता, उसका पेनक्रियास सपोर्ट नहीं करता और उसके वजह से उसे बीमारी होती है। ये पहला एक कारण है जो मैं डाइट की बात करता हूँ। दूसरा कारण क्या होता है कि उसका माइंड ना धीरे धीरे उसका, ये अगर आप ब्रेन की एक्टिविटीज में देखोगे, ये जो लाल कलर दिख रहा है इसका मतलब धीरे धीरे उनकी मेंटल रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट होती है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है कि पहले तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, आजकल मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उससे कहीं ना कहीं अंदर डिप्रेशन भी होता है, सप्रेशन भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। ये तीन चीज़ें उनके अंदर होती है और उसके इस वजह से जो सिग्नल्स होते हैं, ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाता है, एसिडिटी उन्हें बढ़ जाती है, उन्हें गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि अभी मैंने खाना खाया, अगर इमीडिएटली सिग्नल गया तो पाचन रस आएगा, लेकिन अगर मैंने खाना खाया और मैं डिप्रेशन में हूं तो 20 मिनट के बाद वो पाचन रस आता है। तो उस 20 मिनट के दरमियान उसके अंदर एसिडिटी क्रिएट होती है, गैस क्रिएट होता है। और बॉडी का एक नियम है, शरीर का एक नियम है जो मेडिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बॉडी पीएच लेवल पे काम करती है। पीएच मतलब एसिड लेवल पे काम करती है। हर बुजुर्ग का पीएच लेवल 7.4 होना चाहिए, उससे उसकी बॉडी स्वस्थ रह सकती है। तो हम जब योगा करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं या कोई भी आध्यात्मिक क्रिया, हीलिंग वगैरह करते हैं तो या डाइट करते हैं तो हम अपनी पीएच लेवल को 7.4 तक मेंटेन कर सकते हैं। ये खास बात है। तीसरी बात, अगर हम साधना करें, आध्यात्मिक साधना करें या धार्मिक क्रियाएं करें, चाहे हम क्रिश्चियन है, मुस्लिम है या हिंदू है, कोई भी है, अगर हम धार्मिक क्रियाएं करें तो अच्छा क्या होता है, हमारी एनर्जी बरकरार रहती है। हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारा ये पेट है, यहाँ पे इसको हम मेडिकली कहते हैं सोलर प्लेक्सस होता है, तो यहाँ पे ऊर्जा बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है, ताकत बनी रहती है। तो मुझे नहीं लगता उसे कोई भी काम करने में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कुछ धार्मिक क्रियाएं करें, कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करें, कुछ योग साधना करें, कुछ खुराक के ऊपर ध्यान दें। और लास्ट में एक चीज़ कहने की कोशिश करूँगा कि हमारी जैसे उम्र बढ़ती है हमारी सोच थोड़ी सिकुड़ जाती है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से कि पहले 3% ऑफ द ब्रेन काम करता है पूरी लाइफ में, 97% हमारा ब्रेन काम नहीं करता है। लेकिन जैसी एज बढ़ती है तो 2.5 2.1 पे हमारा ब्रेन एक्टिविटी होता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारा माइंड रेस्ट्रिक्ट होता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे इससे नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, इसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, इसके साथ मेरा ऐसा बुरा अनुभव हो चुका है। तो ये जो हम चीज़ों को पकड़ते हैं दिमाग में, वो शरीर में ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है। समझ में? कहीं नेगेटिव रेस आती है, कहीं अस्थमा भी क्रिएट करता है, कहीं जॉइंट्स में प्रॉब्लम आते हैं, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। क्यों? यहाँ हमने सोच को सिकुड़ दिया, शरीर अंदर से सिकुड़ जाता है। हमारी ऊर्जा, जिसको हम ऑरा कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिसको मेडिकली हम रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम हो जाती है और उससे फिर उसको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। आपने देखा इस कोविड के टाइम पे सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि उनके फंक्शनल परसेंटेज पहले ही कम थे, कुछ 20% 30% कम थे, और उसमें ये वायरस ने जैसे बॉडी में एंटर किया तो उनकी बॉडी और ज़्यादा अंदर वीक हो गई और किसी के लंग्स डैमेज हुए, किसी की किडनी डैमेज हुई, किसी की आंतड़ी डैमेज हुई और उनकी लाइफ स्पैन में प्रॉब्लम आ गया, उनको वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन पे रखना पड़ा। तो अगर आप अपनी रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी को पॉजिटिव रख सकते हो तो ऐसे और हज़ारों वायरस आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? आप खुद तंदुरुस्त हो अंदर से, और जब आप तंदुरुस्त हो तो ये बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर का या ऑर्गेनिज्म का या बाहर कहीं शोर शराबा चल रहा है या ये सारे मोबाइल के जो रेडिएशंस है, ये चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करने वाली है। यानी कि आपको कोई भी चीज इफेक्ट नहीं कर सकती है। कुल मिलाकर जो कुछ है आपके अंदर है, आपके मस्तिष्क में है। यदि आप सोच लें, ठान लें कि मुझे ये करना है, चाहे मेरी उम्र 55 की हो, 60 की हो या फिर 90 की हो, आप वो कर सकते हैं। सर, आपने कहा कि सबसे पहली चीज हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। यदि हम सही डाइट लेंगे तो कोई बीमारी ही नहीं होगी, और यदि बीमारी नहीं होगी तो उससे मिलती जुलती आगे की बीमारियां नहीं होंगी। तो डाइट कैसा होना चाहिए हर व्यक्ति? बहुत अच्छा प्रश्न किया। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
हम पूरे दिन में 3 चीजें अंदर लेते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। जी। एक फूड, सेकंड वाटर, तीसरी एयर, हवा अंदर लेते हैं। फूड कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, जो खुद को पचा सके। अगर पाचन रस नहीं भी है शरीर में तो वो खुद सेल्फ डाइजेस्टिव फूड हो, जैसे कि जूस है, सूप है, हरी सब्जियां हैं, सलाद है, ये सेल्फ डाइजेस्टिव है ना। ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर आपका पाचन रस कम भी हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जैसा खाया तो करीबन मुझे लगता है 30 सेकेंड से लेके 20 मिनट के अंदर वो पूरा खाना पच जाता है जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन काफ़ी बार हम खुराक इतना हैवी खाते हैं कि वो खाना पचता ही नहीं है और धीरे धीरे शरीर में सड़ता है, जिसे हम कहते हैं टॉक्सिन्स, पॉइजन बन जाता है। तो ये पॉइजन शरीर में घूमते हुए कोई ना कोई बीमारी तो क्रिएट करेगा, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स भी नहीं कर पा रही है। उसका यूरिन आउटपुट कम हो गया, स्टूल आउटपुट कम हो गया, तो डेफिनेटली फिर कुछ लोगों को बलगम बन जाता है, कफ बन जाता है, कुछ लोगों को कभी कभी वॉमिटिंग्स होती है, कुछ लोगों को फिर कुछ समय के बाद लूज मोशन वगैरह होते हैं, क्योंकि शरीर अंदर संभाल नहीं सकता टॉक्सिन्स को, वो किसी भी तरह से बाहर फेंकने की कोशिश करता है ना। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? लेग्जेटिव फूड ज़्यादा खाना चाहिए, जिसमें कच्ची चीज़ हो और जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। और लास्टली मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे सूर्यास्त होता है, सनराइज से सनसेट होता है, वैसे उनका खुराक भी लाइट होते जाना चाहिए, क्योंकि जब सन की रेस नहीं पड़ती हमारे बॉडी पे तो हमारा गॉल ब्लैडर गैस्ट्रिक जूस को बाहर नहीं निकालता। तो जब निकालता नहीं तो पचने वाला भी नहीं है, राइट। तो हल्का खुराक, मतलब रात को आप एकदम लाइट फूड खाएं, एकदम लाइट फूड, मतलब पेट भरने के लिए नहीं खाएं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाएं। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो 55 की साल उम्र के बाद आपको जीने के लिए खाना है, और खासकर वो खाना है जो आप आसानी से पचा सके। फाइबर कंटेंट फूड खाना है, लिक्विड डाइट आपको ज़्यादा लेनी है, और जैसा कि सर ने आपको बताया भी, यदि आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, खाना भी चाहिए तो उसे भिगो कर खाना चाहिए, ताकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर हो गया, तो डॉक्टर्स कहते हैं कई बार, और दूसरे लोग भी कहते हैं कि जिंदगी भर आपको अब बीपी की दवाई लेनी पड़ी होगी, और बीपी की वजह से कई बार लिवर पे असर पड़ता है, तो लिवर की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे क्या किया जाए कि ये दवाइयाँ लेनी ना पड़े, और अगर ले रहे हैं तो बंद हो जाए? राइट। एज अ मेडिकल पर्सन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि दवाइयाँ खानी ज़रूरी है, लेकिन तब जब और कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस कुदरत के पास, नेचर के पास इतनी दवाइयाँ हैं कि अगर वो दवाइयाँ हम खाते हैं तो हमें केमिकल दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जो ये ब्लड वेसल्स है, ये जो खून की नसें हैं, इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसकी अंदर की जो ल्यूमिनस स्पेस कम हो जाती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, या हम हल्का खुराक खाते हैं, तो ये डायलेटेड रहते हैं, तो फिर दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम ब्लड प्रेशर की दवाई क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी नसें सिकुड़ गई है, सूख गई है। तो हम जैसे डेपिन है, एटिन है, ये सारे वैसोडाइलेटर मेडिसिन लेते हैं और उसे हम डायलेट करते हैं। 8 घंटे 12 घंटे के लिए ये नसें खुल जाती है, फिर वापस दवाई लेनी पड़ती है ना, तो वो बंद हो जाती है। कुछ खून हमारा मोटा हो जाता है, जाड़ा हो जाता है, तो हमें एस्प्रिन लेनी पड़ती है। मतलब कहने का मतलब है, हम अपने शरीर को बाहर की दवाइयों से चला रहे, कुदरत के नियमों से नहीं चला रहे। तो कुदरत के नियम अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, और बीमारी नहीं होगी तो आपको दवाई लेने की भी क्या जरूरत है, आप फिट रह सकते हो। बिल्कुल सही कहा कि यदि आपको बीमारी नहीं होगी तो आप फिट रह सकते हो। फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए। और जैसा कि सर ने शुरुआत में ही हमें बताया था कि हम मेंटल योगा भी कर सकते हैं। कई लोगों के घुटने में परेशानी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि हम योग कैसे कर पाएंगे। तो सर, क्या आप हमें कुछ ऐसे आसन बता सकते हैं जो लोग घर में बैठे बैठे भी कर सके, जिसके लिए ज्यादा उनको तरीके नहीं अपनाने पड़े? एग्जैक्टली। एक बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। जैसे
महिलाओं के लिए तो बहुत इजी है, बिकॉज मैंने अपनी दादी माँ को देखा था कि 102 की उम्र में भी वो अपना खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, घर साफ करती थी। तो महिलाओं के लिए तो एक्चुअली बहुत इजी है कि अगर आप घर गृहस्थी के काम करते हो तो वो भी एक योगा है। बिल्कुल। तो आपको और कोई योगा करने की जरूरत नहीं है। घर का जिम कहा जाता है। घर का जिम कहा जाता है, एग्जैक्टली। और अगर पुरुष है तो मैं कहता हूं कि जितने भी आप एक्सटर्नल वर्क है, बाहर के जो भी काम है या घर के जो भी काम है, आप खुद कोशिश कीजिए करने के लिए। आप किसी से करवाइए नहीं, चाहे आपके घर में नौकर हैं, बच्चे हैं, बहू है, पोते हैं, पोती है, जो भी है, आप उन्हें मत कीजिए। जितना हो सके आप कीजिए। भले आप स्लो कीजिए, थोड़ा समय ज़्यादा लगे, क्योंकि जब तक आप एक्टिव हो मेंटली तब तक आप फिजिकली स्वस्थ हो। आपने माइंड को बोल दिया ये मेरे से नहीं होगा, तो धीरे धीरे हमारे जो मसल्स है, मसल्स की जो फाइबर्स है, वो धीरे धीरे डेड हो जाती है जी। राइट। तो कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिम की एक्सरसाइज करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई बड़े बड़े आसन कीजिए, ऐसे कठिन आसन कीजिए। मैं कहता हूँ एक्टिव रहिए, क्योंकि एक्टिव रहने से ही उसको योगा कहते हैं। योगा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई आप अलग प्रकार के आसन करते। योगा का मतलब है माइंड बॉडी सोल का यूनियन है। तो यूनियन का मतलब क्या है? जहां पे आपकी आत्मा की आवाज आप दिल से सुनते हो, आपका दिमाग परमात्मा की आवाज सुनता है, आपका शरीर आपकी आवाज सुनता है, बाहर से किसी की आवाज नहीं सुनता। तो इसका मतलब जब हम ये तीन आवाज जो परमात्मा की है, कुदरत की है और अपने दिल की है, ये तीन आवाज हम सुनना शुरू करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। उसे रियल योगा कहते हैं। बिल्कुल। यानी कि हमें ये तीनों आवाजें सुननी है और खुद को स्वस्थ रखना है। सर ने शुरू में हमें ये भी बताया था कि यदि आप सोच लें कि आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं। इसीलिए यदि हम आज की जनरेशन की बात करते हैं तो कई सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनसे उनके पोते पोतियों की फ्रेंडशिप होती है, दादा दादी का संबंध नहीं होता। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने मेंटल लेवल को उनके मेंटल लेवल से मैच करने की कोशिश करते हैं। तो यदि वो ऐसा ही करें तो क्या वो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं? हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं 100%। लेकिन सीनियर सिटीजन में मैंने रिसर्च के हिसाब से देखा है, दो प्रॉब्लम होते हैं जी। एक प्रॉब्लम, उन्हें हमेशा सिंपैथी चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम, उन्हें हमेशा कंफर्ट जोन चाहिए। ये दो उनके बहुत बड़े बीमारियां हैं, बहुत बड़े दुश्मन है करके। हर बार वो सहानुभूति चाहते हैं कि अरे मैं तो बुजुर्ग हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे लिए करना चाहिए। दूसरी बात, वो कभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ते नहीं है। भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, तुझे यहाँ पानी ला के देना होगा। ऐसे नहीं कि अगर 2 कदम चल के अगर आपको पानी मिलता है तो वहां जाके पिए, ये भी योगा है। तो पहले के जो जमाने में लोग थे ना, वो डिपेंडेंट नहीं थे। आजकल क्या होता है, लोग डिपेंडेंट गैजेट्स पे हैं। गैजेट्स पे मतलब वॉशिंग मशीन पे हैं, वैक्यूम क्लीनर पे हैं, डिश वॉशर पे है। तो जो हमने घर गृहस्थी की जो कामें खत्म कर दी है ये टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उसके वजह से क्या हो गया, हमारी मूवमेंट्स कम हो गई, तो हमारी बीमारियां एक उम्र के बाद बढ़ जाती है। जैसे पहले हमारे पास लैंडलाइन फोन था, तो फोन की घंटी बजती थी, हम चल के वहां जाते थे। अब मोबाइल हमारे साथ पड़ा है, तो इतनी हमारी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है, इतनी हमारी मूवमेंट्स नहीं हो रही है, इतने जॉइंट्स हमारे चल नहीं रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंपैथी लेने की जरूरत नहीं, कंफर्ट जोन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा परिश्रम करना पड़े करो। आप रोज सब्जियां लेने जाओ, ऐसा नहीं 4-5 दिन की आपने सब्जी लेके फ्रिज में रख दी है, ऐसा मत करो। आपको रोज जाना है, भले 1 दिन की सब्जी लेके आओ, उसको पकाओ खाओ, वो भी एक योगा है, वो भी एक साधना है करके। तो कहने का मतलब है कि भले दुनिया आगे निकल चुकी है, एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गए, लेकिन अगर ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने में हानिकारक है तो वो चीज़ों को प्लीज़ अपनाओ मत। बिल्कुल सही बात कही सर ने। यदि कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है तो फिर आपको उसे नहीं अपनाना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद काम ही क्या है हमें, तो काम निकालिए, थोड़ा सा अपने लिए निकालिए, ताकि आप एक्टिव रह सके, आपका जो मस्तिष्क है वो अच्छे से काम कर सके और आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। डॉक्टर साहब, हमारी ये जो चर्चा चल रही है, ये वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इसे और बढ़ा पाएं, लेकिन आपको हमसे वादा करना होगा कि अगले कार्यक्रम में भी आप हमारे साथ उपस्थित होंगे और हमें आगे की जानकारी अवश्य ही देंगे। या ज़रूर देंगे।